नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में चलिए एक शानदार कॉस्मिक जूम पर चलते हैं। हम पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर सीधे हमारे ऊपर मौजूद रात के खूबसूरत आकाश तक का सफर तय करने वाले हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ऐसी किताब को पढ़ना जिसकी शुरुआत 13.8 अरब साल पहले हुई थी और जिसका हर पन्ना आज भी नए रहस्यों से भरा है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारी ये यात्रा इन 5 अहम हिस्सों में बटी है। पहला, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। दूसरा, सौर मंडल की रूपरेखा। तीसरा, हमारे सौर मंडल के अंदर। चौथा, छोटे खगोलीय पिंड। और आखिर में रात के आकाश का मानचित्रण। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, कॉस्मोलॉजी और निर्माण। कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन है, और सच कहूं तो इसका आकार इतना विशाल है कि दिमाग पूरी तरह चकरा जाता है। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इसको लेकर 2 मुख्य विचारधाराएं हैं। एक तरफ है 1927 में आई लेमेट्रे की बिग बैंग थ्योरी, जो कहती है कि सब कुछ एक भारी और जबरदस्त धमाके से शुरू हुआ। और दूसरी तरफ है स्टेडी स्टेट थ्योरी, जिसके हिसाब से ब्रह्मांड लगातार फैल तो रहा है, लेकिन इसके औसत गुण यानी एवरेज प्रॉपर्टीज कभी नहीं बदलते। एक तरफ महाविस्फोट और दूसरी तरफ एक शांत लगातार बढ़ता आकार। काफी दिलचस्प टक्कर है ना? अब इन बड़ी घटनाओं को समय के पैमाने पर रखकर देखते हैं। 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ। उसके बहुत बाद करीब 4.8 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल बनना शुरू हुआ, और फिर 4.5 अरब साल पहले हमारी अपनी पृथ्वी वजूद में आई। जरा सोचिए, हम इस अनंत समय चक्र में असल में कितने नए हैं? उस महाविस्मयकारी धमाके के ठीक बाद क्या हुआ? उसी विस्फोट से तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर के विशाल झुंड बने, जो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की वजह से आपस में मजबूती से बंधे हुए हैं। इन्हीं को हम आकाशगंगा या गैलेक्सी कहते हैं। हमारी अपनी मिल्की वे और करीबी पड़ोसी एंड्रोमेडा इसी का हिस्सा हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, सौर मंडल की रूपरेखा, सिद्धांत और उत्पत्ति। ब्रह्मांड के इस विशाल नजारे से अब थोड़ा जूम इन करते हैं और सीधे अपने पड़ोस यानी अपने सोलर सिस्टम में चलते हैं। कहानी शुरू होती है एक नेब्यूला से। इमैनुअल कांट और पियरे साइमन लाप्लास की नेब्यूला हाइपोथेसिस के मुताबिक गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल सिकुड़ गया और उसने एक तेजी से घूमती हुई डिस्क का रूप ले लिया, और बस वहीं से हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ। वैसे इसके अलावा और भी कई सिद्धांत आते गए, जैसे चेम्बरलिन और मोल्टन की प्लैनेटेसिमल थ्योरी, पर सबसे बड़ा गेम चेंजर था कोपरनिकस का हीलियोसेंट्रिक मॉडल। उन्होंने बिल्कुल सटीक अनुमान लगाया था कि हमारे सिस्टम के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है और बाकी सभी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। अब इस आंकड़े पर जरा गौर कीजिएगा, 99.86%। हमारा सूर्य, जो हमारे सिस्टम का इकलौता तारा है, वो अकेले ही पूरे सौर मंडल के कुल द्रव्यमान यानी मास का 99.86% हिस्सा बनाता है। बाकी सब कुछ बस एक छोटा सा 0.14% है ना? पूरी तरह से हैरान कर देने वाली बात। यहीं से शुरू होता है भाग 3, हमारे सौर मंडल के अंदर ग्रह और प्रकाश। अब जो बात सच में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि वो बचा हुआ नन्हा सा 0.14% हिस्सा आखिर किस चीज से बना है। चलिए देखते हैं। देखिए, आसमान में चमकती हर चीज एक जैसी नहीं होती। इसे समझने का सबसे आसान तरीका इन 2 श्रेणियों को देखना है, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। चमकदार पिंड जैसे तारे और जुगनू अपनी खुद की रोशनी छोड़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हैं गैर चमकदार पिंड जैसे चंद्रमा, धूमकेतु और ग्रह। ये अपनी रोशनी खुद नहीं बनाते, बस दूसरों की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। और उसी 0.14% वाले हिस्से में आते हैं हमारे 8 ग्रह और 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स यानी बौने ग्रह। ये सभी एक बेहद व्यवस्थित क्रम में उसी हीलियोसेंट्रिक मॉडल के तहत सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, छोटे खगोलीय पिंड, बचे हुए हिस्से और यात्री। बड़े ग्रहों से नजर हटाकर थोड़ा और जूम इन करते हैं। अंतरिक्ष में सफर करने वाले धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड जैसे मलबे भी सच में बहुत ही खास हैं। इन अंतरिक्ष यात्रियों को याद रखने का एक बेहतरीन तरीका है इनकी बनावट को समझना। धूमकेतु यानी कॉमेट्स को गंदी बर्फ का गोला समझा जा सकता है,
जो बर्फ, धूल और जम चुकी मीथेन या अमोनिया जैसी गैसों से बने हैं। इसके उलट क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स सख्त चट्टानी और मेटालिक होते हैं। धूमकेतुओं की बात चली है तो हैली के धूमकेतु का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। ये हर 76 साल में अपना एक बड़ा सफर पूरा करता है। पिछली बार इसे 1986 में देखा गया था और खैर अगली बार ये 2061 में दिखाई देगा। ये आसमानी कैलेंडर की एक ऐसी तारीख है जिसका सच में बेसब्री से इंतजार किया जा सकता है। अब सोचिए अंतरिक्ष की एक छोटी सी चट्टान की यात्रा के बारे में। जब ये चट्टान अंतरिक्ष में घूम रही होती है तो इसे मीटियोरॉइड कहते हैं। फिर जब ये हमारी पृथ्वी के मेसोस्फीयर में दाखिल होकर जलने लगती है तो ये बन जाती है मीटियोर यानी उल्का। और अगर ये जलने से बच जाए और सीधे जमीन पर आकर टकराए तब इसका नाम बदलकर मीटियोराइट हो जाता है। एक ही पत्थर पर सिर्फ जगह के हिसाब से पूरी पहचान बदल जाती है। और हाँ, जब ऐसी बहुत सारी उल्काएं एक साथ हमारे वायुमंडल में आकर जलती हैं तो आसमान में एक बेहद शानदार आतिशबाजी जैसा नजारा होता है जिसे हम उल्का वर्षा या मीटियोर शावर कहते हैं। क्वाड्रेंटिड्स उल्का वर्षा इसका एक लाजवाब उदाहरण है जो हर साल जनवरी की शुरुआत में आसमान को जगमगा देता है। और अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें भाग पर, रात के आकाश का मानचित्रण, तारामंडल और दूरी। चलिए अब अपना आखिरी जूम करते हैं और वापस अपनी पृथ्वी पर आते हैं, यह देखने के लिए कि हम जमीन से इन आसमानी चमत्कारों को कैसे पहचानते हैं। इन चमकते तारों की आकृतियों को पहचानने से पहले एक बार इनकी दूरी पर गौर करना जरूरी है। यहाँ बात होती है लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष में। एक लाइट ईयर का मतलब है वो दूरी जो प्रकाश पूरे एक साल में तय करता है और ये लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। ये दूरियां इतनी बड़ी हैं कि हमारा दिमाग इन्हें आसानी से समझ ही नहीं पाता। इतनी अनंत दूरियों के बावजूद जब हम जमीन से आसमान को देखते हैं तो तारे आपस में मिलकर कुछ आकृतियां बनाते हुए लगते हैं जिन्हें तारामंडल या कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं, जैसे कि उर्स मेजर जिसे महान भालू या सप्तऋषि भी कहा जाता है। और इसके ठीक अंदर छिपी है एक बहुत ही मशहूर आकृति जिसे बिग डिपर कहते हैं। इनके अलावा भी आसमान में ढूंढने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कैसियोपिया जो एक बड़े वी आकार का बनता है और जिसका सबसे चमकीला तारा शेडार है, या फिर ओरियन यानी शिकारी जिसके सबसे रोशन तारे का नाम रिगेल है। इन तारों की पहचान करना सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि बाहर निकलकर आसमान से जुड़ने का एक खूबसूरत बहाना भी है। तो सोचिए, अगली बार जब रात के आकाश में किसी उल्का वर्षा का इंतजार किया जाए या ओरायन की उस बेल्ट को ढूंढा जाए तो इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए कि इस 13.8 अरब साल पुराने ब्रह्मांड में और ऐसे कौन से अनजान और आश्चर्यजनक नज़ारे हैं जो अनंत अंतरिक्ष में कहीं चुपचाप अपना सफर तय कर रहे हैं। इस खास विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।